मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। परशुराम शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास 10 जनवरी की रात। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। उधर थाने में जब पता चला कि रमेश गिरफ्तार हो गया है तो वहां भी हड़कंप मच गया। वायरलेस टेलीफोन खड़कने लगे। मीडिया में एक नई हलचल मच गई। सेंट्रल कस्टडी में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रमेश से पूछताछ शुरू हो गई। तुमने जेएन का कत्ल किया? हाँ किया। क्यों किया? मेरी उससे जाति दुश्मनी थी, उसकी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। हरे भरे संसार में आग लगाई थी उसने मेरे। उसके इशारे पर काम करने वाले गुर्गे को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। मेरा बस चलता तो उन्हें भी ठिकाने लगा देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहरों की इतनी औकात नहीं होती। मोहरे चलाने वाला असली होता है। मैंने मोहरों को छोड़कर इसलिए जेएन को कत्ल किया। तुम्हारे इस प्लान में और कौन कौन शामिल था? कोई भी नहीं, मैं अकेला था। मैंने उससे फोन पर ही डेट तय कर ली थी। मुझे 10 जनवरी को हर हाल में उसका कत्ल करना था। तुम राजधानी से 9 तारीख को दिल्ली गए थे? जी हाँ, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ गया था। मैं शाम को 9 बजे मुंबई पहुंच गया था और फिर मैंने बाकी काम कर डाला। मैं जानता था कि जेएन हर शनिवार को माया के फ्लैट पर रात बिताता है, इसलिए मैंने उसी जगह जाल फैलाया था। मैंने माया को फर्जी फोन करके वहां से हटाया और फ्लैट में दाखिल हो गया। उसके बाद माया को भी बंधक बनाया और जेएन को मार डाला। रमेश बेधड़क होकर यह सब बता रहा था। क्या तुम अदालत में भी यही बयान दोगे? ऑफ कोर्स। मिस्टर रमेश सक्सेना, तुम एक वकील हो। तुमने अपने बचाव के लिए अवश्य ही कोई तैयारी की होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, चाकू की मूठ पर मेरी उंगलियों के ही निशान होंगे। बियर की एक बोतल और गिलास पर भी मिलेंगे निशान। आपके पास इतने ठोस गवाह हैं, फिर आप मेरी तरफ से क्यों परेशान हैं? पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमे में कोई कोताही नहीं बरती। मुकदमे के 4 मुख्य गवाह थे: चंदू, राजा, कासिम, माया देवी। इसके अलावा और भी गवाह थे। अखबारों ने अगले दिन समाचार छाप दिया। रमेश को जब अदालत में पेश किया गया तो भारी भीड़ उसे देखने आई थी। अदालत ने रमेश को रिमांड पर जेल भेज दिया। रमेश ने अपनी जमानत के लिए कोई दरखास्त नहीं दी। पत्रकार उससे अनेक तरह के सवाल करते रहे और वह हर किसी को उत्तर हंस हंस कर देता रहा। हर एक को उसने यही बताया कि कत्ल उसी ने किया है। क्या आपको सजा होगी? एक ने पूछा। क्यों? एक गूढ़ प्रश्न है। जाहिर है कि इस मुकदमे में आप पैरवी खुद करेंगे और आपका रिकॉर्ड है कि आप कोई मुकदमा हारे ही नहीं। वक्त बताएगा। इतना कहकर रमेश ने प्रश्न टाल दिया। वैशाली दूर खड़ी इस तमाशे को देख रही थी। बहुत से वकील रमेश का केस लड़ना चाहते थे, उसकी जमानत करवाना चाहते थे, परंतु रमेश ने इनकार कर दिया। रमेश को जेल भेज दिया गया। रमेश की तरफ से जेल में एक ही कोशिश की गई कि मुकदमे का प्रस्ताव जल्द से जल्द रखा जाए। उसकी यह कोशिश सफल हो गई। केवल 2 माह के थोड़े से समय में केस ट्रायल पर आ गया और अदालत की तारीख लग गई। पुलिस ने केस की पूरी तैयारी कर ली थी। क्राइम नंबर 343, मुलजिम रमेश सक्सेना को तुरंत अदालत में हाजिर किया जाए। जज ने आदेश दिया और कुछ ही देर बाद पुलिस कस्टडी में रमेश को अदालत में पेश किया गया। उस कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अदालत खचाखच भरी थी। क्राइम नंबर 343, मुलजिम रमेश सक्सेना भारतीय दंड विधान की धारा जेरे दफा 302 के तहत मुकदमे की कार्यवाही आरंभ करने की इजाजत दी जाती है। न्यायाधीश की इस घोषणा के बाद मुकदमे की कार्यवाही आरंभ हो गई। राजदान के चेहरे पर आज विशेष चमक थी। वह सबूत पक्ष की तरफ से अपनी सीट छोड़कर उठ खड़ा हुआ। लोगों की दृष्टि राजदान की तरफ मुड़ गई। योर ऑनर, ये एक ऐसा मुकदमा है जो शायद कानून के इतिहास में पहले कभी नहीं लड़ा गया होगा।
एक ऐसा संगीन मुकदमा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस अदालत में पेश है जिसका मुलजिम एक जाना माना वकील है। ऐसा वकील जिसकी ईमानदारी, आदर्शों, न्यायप्रियता का डंका पिछले एक दशक से बजता रहा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपराधियों के केस नहीं लड़ता। वकालत का पेशा करने वाले ऐसे शख्स ने देश के गणमान्य समाज के प्रतिष्ठित शख्स का बेरहमी से कत्ल कर डाला। कत्ल भी यस योर ऑनर के मरने वाले को फोन पर टॉर्चर किया जाता रहा। खुलेआम सरेआम कत्ल, जिसके एक नहीं हजारों लोग गवाह हैं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुलजिम रॉमिश सक्सेना को जेरे दफा 302 के तहत जितनी भी बड़ी सजा दे सके दी जाए, और वह सजा केवल मृत्यु होनी चाहिए। कानून की रक्षा करने वाला अगर कत्ल करता है तो इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता। कुछ रुककर राजदान रॉमिश की तरफ पलटा। 10 जनवरी की 10:30 बजे इस शख्स ने जनार्दन नागारेड्डी की बेरहमी से हत्या कर दी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम रॉमिश सक्सेना, क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? अदालत ने पूछा। रॉमिश के सामने गीता रखी गई। जी। रॉमिश ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई। कसम खाने के बाद रॉमिश ने खचाखच भरी अदालत को देखा। एक एक चेहरे से उसकी दृष्टि गुजरती चली गई। इंस्पेक्टर विजय, वैशाली, सीनियर जूनियर वकील, पत्रकार, कुछ सियासी लोग। अदालत में उस समय सन्नाटा छा गया था। योर ऑनर, रॉमिश जज की तरफ मुखातिब हुआ। मैं रॉमिश सक्सेना अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ, क्योंकि यही हकीकत भी है कि जनार्दन नागारेड्डी का कत्ल मैंने ही किया है। सारा शहर इस बात को जानता है। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ और इस पक्ष को कतई स्पष्ट नहीं करना चाहता कि यह कत्ल मैंने क्यों किया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं था कि रॉमिश अपना जुर्म स्वीकार कर लेगा। लोगों का अनुमान था कि रॉमिश यह मुकदमा स्वयं लड़ेगा और अपने दौर का यह मुकदमा जबरदस्त होगा। फिर भी योर ऑनर, राजदान उठ खड़ा हुआ। अदालत के बहुत से मुकदमों में मेरी मुलजिम से बहस होती रही है। एक बार इन्होंने एक इकबाली मुलजिम का केस लड़ा था और कानून की धाराओं का उल्लेख करते हुए अदालत को बताया कि जब तक पुलिस किसी इकबाली मुलजिम का जुर्म साबित नहीं कर देती तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। हो सकता है कि मेरे काबिल दोस्त बाद में उसी धारा का सहारा लेकर अदालत की कार्यवाही में कोई अड़चन डाल दें। राजदान ने आगे कहा, इसलिए मैं मुलजिम पर जुर्म साबित करने की इजाजत चाहूंगा। राजदान के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इजाजत है, न्यायाधीश ने कहा। राजदान रॉमिश के पास पहुंचा। हर बार तुम मुझसे मुकदमा जीतते रहे, आज बारी मेरी है और मैं कानून की कोई प्रक्रिया नहीं तोड़ने वाला मिस्टर एडवोकेट रॉमिश सक्सेना। इस बार मैं तुमसे जरूर जीतूंगा, डैम श्योर। अदालत के फैसले से पहले जीत हार का अनुमान लगाना मुक्ता होगी, रॉमिश ने कहा। बहरहाल मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। योर ऑनर, मैं गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। अदालत ने गवाह पेश करने की अगली तारीख दे दी। राजदान ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यायाधीश ने रॉमिश की तरफ देखा। आई रिपीट, नो मी लॉर्ड। इस बार रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो अदालत में बैठे लोग हंस पड़े। अदालत में वैशाली भी मौजूद थी, जो खामोश गंभीर थी। वह सरकारी वकीलों की बेंच पर बैठी थी और राजदान के साथ वाली सीट पर ही थी। मिस वैशाली, प्लीज गिव मी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राजदान ने कहा। वैशाली ने एक फाइल उठाकर राजदान को दे दी। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट। राजदान ने रिपोर्ट न्यायाधीश के सामने रखी। रिपोर्ट से पता चलता है कि कत्ल 10 जनवरी की रात 10 से 11 के बीच हुआ और किसी धारदार शस्त्र से 4 बार वार किए गए। चारों वार पेट की आंतों पर किए गए। आंतें कटने से तेज रक्तस्राव हुआ, जिससे मकतूल मौकाए वारदात पर खत्म हो गया। और योर ऑनर, इसका ग्रुप, चाकू पर लगे खून का ग्रुप, कपड़ों पर लगे खून एक ही वर्ग का है। उसके बाद अदालत में बियर की 2 बोतलें पेश की गईं, जिनमें से एक पर जेएन की उंगलियों के निशान थे और दूसरी पर रॉमेश की उंगलियों के। रॉमेश का हर बार एक ही उत्तर होता, नो क्वेश्चन मी लॉर्ड। अब मैं जिंदा गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ योर ऑनर, राजदान ने कहा। इजाजत है।
मेरा पहला गवाह है चंदूलाल चंद्राकर। डिपार्टमेंटल स्टोर का सेल्समैन चंदू तैयार था। वह चलता हुआ विटनेस बॉक्स में आ पहुंचा। योर ऑनर, मैं गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ कहूंगा वही कहूंगा जो मैं कई दिन से तोते की तरह रट रहा हूँ। कह दूं? लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। राजदार ने उसे रोका। मिस्टर चंदूलाल चंद्राकर, जरा रुकिए, मेरे कहने के बाद ही कुछ शुरू करना। यह मुझसे नहीं कहा गया था कि आपके पूछने पर शुरू करना है। क्यों मिस्टर? उसने रमेश की तरफ घूरा। ऐसा ही है क्या? रमेश ने सिर हिलाकर हामी भरी। चलो ऐसा ही सही। अब सरकारी वकील ने गीता की कसम खिलाई। जो मैं कहूं वही दोहराते रहना, उसके बाद गवाही देना। ठीक है, चंदू ने कहा। फिर अदालत की कसम खाने वाली रस्म पूरी की। इस रस्म के बाद राजदार ने पूछा, तुम्हारा नाम? चंद्रलाल चंद्राकर। क्या करते हो? डिपार्टमेंटल स्टोर में रेडीमेड शॉप का सेल्समैन हूँ। यह कपड़े तुम्हारे स्टोर से खरीदे गए थे? जी हाँ। अब सारी बात अदालत को बताओ। चंदू ने तनिक गला खंखार कर ठीक किया और फिर बोला, योर ऑनर, यह शख्स जो कटघरे में मुलजिम की हैसियत से खड़ा है, इसका नाम है रमेश सक्सेना। योर ऑनर, 31 दिसंबर की शाम यह शख्स मेरी दुकान पर आया और इसने मेरी दुकान से इन कपड़ों को खरीदा जो खून से सने हुए आपके सामने रखे हैं। इसने मुझसे कहा कि मैं उन कपड़ों को पहनकर एक आदमी का कत्ल करूंगा और इसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। मुलजिम को यदि इस गवाह से कोई सवाल करना हो तो कर सकता है योर ऑनर, राजदार ने कहा। नो क्वेश्चन, मुलजिम रमेश ने कहा। सबूत पक्ष का दूसरा गवाह राजा था, तीसरा गवाह कासिम था और चौथा और आखिरी गवाह माया देवी। ये वह औरत जिसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इस वारदात की चश्मदीद गवाह। नो क्वेश्चन, रमेश ने पहले ही कहा। रमेश की होठों पर मुस्कुराहट थी। लोग हंस पड़े। मैडम माया सिर झुकाए धीरे धीरे अदालत में दाखिल हुई। अब वह खुली किताब थी। उसके बारे में पहले ही समाचार पत्रों में खूब छप चुका था कि लोग उसे देखना भी चाहते थे। आखिर वह कौन सी सुंदरी है जिसके फ्लैट पर एक वीआईपी का मर्डर हुआ? जेएन के इस लेडी से क्या ताल्लुक थे? माया कटघरे में आकर खड़ी हो गई। आपका नाम? राजदार ने सवाल किया। माया देवी। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। माया देवी के सामने गीता रख दी गई। हाथ रखने से पूर्व उसने सामने के कटघरे में खड़े रमेश को देखा। दोनों की आंखें चार हुई। कभी वह नजरों से खुद बिजली गिराती थी, अभी रमेश की आंखों से बिजली उतरकर खुद उसी पर गिर रही थी। उसने शपथ की रस्म शुरू कर दी। हाँ, तो मैडम माया देवी, आप विवाहिता हैं? राजदार ने पूछा। विवाहिता के बाद विधवा भी। माया देवी बोली, उचित होगा कि मेरी प्राइवेट लाइफ के संबंध में आप कोई प्रश्न ना करें। नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिस रात जेएन की हत्या की गई, वारदात की उस रात यानी 10 जनवरी की रात क्या हुआ? वारदात की रात से पहले एडवोकेट रमेश सक्सेना मेरे फ्लैट पर मुझसे मिलने आए। उस मुलाकात से पहले मैंने यह नाम सुना था कि यह शख्स मर्डर मिस्ट्री सुलझाने वाला ऐसा एडवोकेट है जैसा वर्णन किताबों में किया जाता है। उस दिन जब यह मुझसे मिलने आए तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। धड़कते दिल से मैंने इनका स्वागत किया। इस पहली मुलाकात में ही इन्होंने मुझे स्तब्ध कर दिया। माया देवी कुछ पल के लिए रुकी। इन्होंने मुझसे कहा कि यह मुझे एक केस का चश्मदीद गवाह बनाने आए हैं। मैं हैरान हो गई कि जब कोई वारदात मेरे सामने हुई नहीं तो मैं चश्मदीद गवाह कैसे बन सकती हूँ। मैंने ये सवाल किया तो रमेश सक्सेना ने कहा, वारदात हुई नहीं, होने वाली है। मुझे उस वक्त यह किसी जासूसी फिल्म का या किसी कहानी का प्लॉट महसूस हुआ। उस वक्त क्या कत्ल होने तक मुझे यकीन ही नहीं आता था कि सचमुच मेरे सामने कत्ल होगा और मैं यहाँ कटघरे में आई विटनेस की हैसियत से खड़ी होंगी। क्या हुआ उस रात? उस रात करीब 9:30 बजे फोन आया कि मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है और वह जसलोक में एडमिट कर दिए गए हैं। मैं उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर पता लगा कि फोन फर्जी था। वह फोन किसने किया था मिस्टर? यह प्रश्न माया ने रमेश से किया। रमेश चुप रहा। मिस्टर रमेश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किसने किया वह फोन? आपको मुझसे पूछताछ करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, रमेश ने उत्तर दिया। फिर भी मुझे ये बताने में
कोई हर्ज नहीं कि फोन मैंने आपके फ्लैट के करीबी बूथ से किया था और आपको जाते हुए भी देखा। सुन लिया आपने मिलॉर्ड? राजदान बोला। कितना जबरदस्त प्लान था इस शख्स का। आगे क्या हुआ? न्यायाधीश ने पूछा। जब मैं लौट कर आई तो मेरा फ्लैट हत्यारे के कब्जे में आ चुका था। नौकरानी को बांधकर स्टोर में डाल दिया गया और बेडरूम में मुझ पर अटैक हुआ। फिर शख्स मुझे दबोच कर बेडरूम से अटैच बाथरूम में ले गया। इसने बाथरूम का शावर चला दिया ताकि जेएन यह समझे कि मैं नहा रही हूँ। वह कुछ रुकी। फिर यह शख्स मुझे बाथरूम में छोड़कर बेडरूम में पहुंचा और पीछे से मैं भी डरती डरती बाथरूम से निकली। मेरे मुंह पर इसने टेप चिपका दिया था। मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। वह व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने जेएन को चाकू घोंप कर मार डाला। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह यह जानने की कोशिश ना करे कि जेएन मेरे पास क्यों आए थे। योर ऑनर, राजदान के चेहरे पर आज विशेष चमक थी। मेरे ख्याल से ये अदालत को जानने की आवश्यकता नहीं कि जेएन वहां क्यों आए थे, क्योंकि मर्डर का प्राइवेट लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। मायादेवी के बयानों से साफ जाहिर है कि कत्ल की प्लानिंग बड़ी जबरदस्त थी। सब आईने की तरह साफ है। रॉमेश सक्सेना ने ऐसा जघन्य अपराध किया है जैसा इससे पहले किसी ने नहीं किया। अदालत से मेरा अनुरोध है कि रॉमेश सक्सेना को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम रॉमेश सक्सेना, क्या आप माया देवी से कोई प्रश्न करना चाहेंगे? न्यायाधीश ने पूछा। नहीं योर ऑनर, मैं किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं करना चाहता। मेरा एक सवाल सैकड़ों सवाल खड़े कर देगा। मुझे माया देवी से सहानुभूति है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। माया देवी ने गहरी सांस ली। वह सोच रही थी कि रमेश उसकी प्राइवेट लाइफ के सवालों को पूछेगा। क्या जेएन हर शनिवार उसके फ्लैट पर बताता था? जेएन से उसका क्या संबंध था? वह इस किस्म के सवालों से डरती थी, लेकिन अब कोई डर ना था। रमेश ने उसे शरारत भरी मुस्कुराहट से विदा किया। अब मैं अपना आखिरी गवाह पेश करता हूँ, इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय अदालत में उपस्थित था और अगली कतार में बैठा था। अदालत की रस्में पूरी करने के बाद राजदान ने अपना काम शुरू किया। इस शहर की कानूनी किताब में पिछले कुछ अरसे से दो व्यक्ति चर्चित रहे। नंबर 1 मुलजिम रमेश सक्सेना, जो ईमानदारी और सही न्याय दिलाने की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। जिस मुकदमे की पैरवी करते हैं, पहले खुद उसकी छानबीन करके उसकी सच्चाई का पता लगाते हैं। राजदान रमेश की तरफ से पलटा। उसने विजय की तरफ देखा। यानी दो अपराजित हस्तियां आमने सामने और बीच में मैं हूँ, जो हमेशा रमेश से हारता रहा। रमेश इंस्पेक्टर विजय का मित्र भी है, किंतु कर्तव्य के साथ यह रिश्ते नातों को कोई महत्व नहीं देते। ये बेमिसाल पुलिस ऑफिसर हैं योर ऑनर। आज भी ये अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। इस बार रमेश ने टोका। आप गलत कह रहे हैं राजन साहब कि जीत सत्य की होती है। अदालत में 90% जीत झूठ की होती है। यहाँ पर हार जीत का फैसला झूठ सच पर नहीं, सबूतों और वकील के दाव पेचों पर निर्भर होता है। देखना यह है कि आप कौन सा दाव इस्तेमाल करते हैं मिस्टर सक्सेना। मैं ना तो दाव इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कोई इरादा है। अदालत को भाषण मत दीजिए, अपने गवाह के बयान जारी करवाइए। ऑर्डर ऑर्डर। न्यायाधीश ने दोनों की नोकझोंक पर आपत्ति प्रकट की। राजदान ने कार्यवाही शुरू की। उसके बाद विजय ने 10 जनवरी से लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी तक का पूरा बयान रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। यह बताया कि किस तरह सारे सबूत जुटाए गए। विजय के बयान काफी लंबे थे, बीच बीच में उसकी टिप्पणियां भी थी। बयान समाप्त होने के बाद विजय ने सीधा रमेश से सवाल किया। एनी क्वेश्चन? नो, रमेश ने उत्तर दिया। तुम्हारे बयान अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तुम एक होनहार कर्तव्य पालक पुलिस ऑफिसर हो। यह बात पहले ही अदालत को बताई जा चुकी है। विजय विटनेस बॉक्स से बाहर आ गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि मुलजिम रमेश सक्सेना ने कानून को मजाक समझते हुए इस तरह योजना बनाकर हत्या की जैसे हत्या करना अपराध नहीं, धार्मिक अनुष्ठान हो। जनार्दन नागरेडी समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। ऐसे व्यक्ति की हत्या को सार्वजनिक बनाकर अत्यंत क्रूरतापूर्वक तरीके से मार डाला गया। मुलजिम ने भी अपना अपराध स्वीकार किया और किसी भी गवाह से जिरह करना उचित नहीं समझा। इससे साफ
साबित होता है कि मुलजिम रमेश सक्सेना ने हत्या की, अतः ताजिरात हिंद जेर दफा 302 के तहत मुलजिम को अपराधी ठहराया जाता है। परंतु इससे पूर्व अदालत रमेश सक्सेना को दंड सुनाए उसे एक मौका और देती है। रमेश सक्सेना की कानूनी सेवा में स्वच्छ छवि होने के कारण अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि वे अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो अदालत सुनने के लिए तैयार है, और यदि रमेश सक्सेना इस आखिरी मौके को भी नकार देता है तो अदालत दंड सुनाने के लिए तारीख निर्धारित करेगी। न्यायाधीश द्वारा लगी इस टिप्पणी को अदालत में सुनाया गया। राजदान के होठों पर जीत की मुस्कान थी। विजय गंभीर और खामोश था। वैशाली उदास नजर आ रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश इतनी जल्दी हार मानकर स्वयं के गले में फंदा डाल देगा, किंतु अदालत में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें यकीन था कि अब भी पलड़ा पलटेगा, केस अभी फाइनल नहीं हुआ। उनकी अकस्मात दृष्टि रमेश की तरफ उठ जाती थी। रमेश ने धीरे धीरे फिर अदालत में बैठे लोगों का अवलोकन किया। घूमती हुई दृष्टि वैशाली विजय से घूमती राजस्थान पर ठहर गई। अदालत यह एक आखिरी मौका ना दिया होता तो तुम केस जीत चुके थे राजस्थान, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत में हमेशा मुझसे बस हारना ही लिखा है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, राजस्थान बोला। मैं वह रस्सी हूँ राजस्थान जिसे कानून की आग कभी नहीं जला सकती। ऑर्डर ऑर्डर, न्यायाधीश ने मेज बजाई। मिस्टर रमेश सक्सेना, आपको जो कुछ कहना है अदालत के समक्ष कहें। रमेश अब अदालत से मुखातिब हुआ। योर ऑनर, मैं जानता था कि मेरी कानूनी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अदालत मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और वह मुझे एक आखिरी मौका देगी। मुझे भी इसी मौके का इंतजार था। योर ऑनर, यह तो अपनी जगह अटल सत्य है कि कत्ल मैंने ही किया है, परंतु यह भी अपनी जगह सत्य है कि रमेश सक्सेना ने जिस मुकदमे को अपने हाथों में लिया, जिसकी पैरवी की, उसे कभी हारा नहीं। यह अलग बात है कि रमेश पहली बार एक अपराधी का मुकदमा लड़ रहा है। अदालत में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। पीछे से एक शोर सा उठा। शांत रहिए, शांत, न्यायाधीश को कहना पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं रमेश सक्सेना? यही योर ऑनर की अपराध के इतिहास में ऐसा विचित्र मुकदमा कभी पेश नहीं हुआ होगा कि यह साबित होने पर भी मुलजिम ने कत्ल किया है। अदालत मुलजिम को सजा ना देते हुए बाइज्जत रिहा करेगी। व्हाट नॉनसेंस, राजदान चीखा। यह अदालत का अपमान कर रहा है, कानून का मजाक उड़ा रहा है। क्या समझ रखा है इसने कानून को? चुप बे कानून के सेपलसरार, मेरी तो आज बहुत बुरी गत होने वाली है। ऐसे औंधे मुंह गिरने वाला है तू कि कई दिन तक होश में नहीं आएगा। कानून के नाम पर हमेशा मेरा भूत मुझे सपनों में डराता रहेगा। योर ऑनर, ये गाली गलौज पर उतर आया है, राजेन चीखा। ऑर्डर ऑर्डर, एक बार फिर सब शांत हो गया। हाँ योर ऑनर, रमेश अदालत से मुखातिब हुआ। आप मुझे बाइज्जत रिहा करेंगे क्योंकि मैं जिन 3 गवाहों को अदालत में पेश करूंगा वही इसके लिए काफी हैं। साबित हो जाएगा कि कत्ल मैंने नहीं किया, जबकि साबित यह हो चुका है कि कत्ल मैंने ही किया है। पीछे वाली बेंच पर ठहाके गूंज उठे। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे गवाह पेश करने का अवसर दिया जाए। न्यायाधीश ने पानी मांग लिया। छक्के तो सभी के छूट रहे थे। मुकदमे ने एक सनसनीखेज नाटकीय मोड़ ले लिया था। इजाजत है, न्यायाधीश ने कहा। थैंक यू योर ऑनर। जिन 3 सरकारी अधिकारियों को मैं बुलाना चाहता हूँ, अदालत उन्हें तलब करने का प्रबंध करे। नंबर 1, रेलवे विभाग के टिकट चेकर मिस्टर रामानुज महाचारी। नंबर 2, बड़ौदा रेलवे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर बलवंत सिन्हा। नंबर 3, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जेल का जेलर कबीर गोस्वामी। इनके वर्तमान कार्य क्षेत्र के पते भी नोट कर लिए जाएं। अदालत से बाहर चंदू, राजा, कासिम डिस्कस कर रहे थे। यार ये 3 नए गवाह कहाँ से आ गए? अदालत खचाखच भरी थी। रमेश अदालत के कटघरे में पहुंचा। अदालत की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। गवाह नंबर 1, रामानुज महाचारी पेश हो। अदालत ने रामानुज को तलब किया। रामानुज मद्रासी था, करीब 50 साल उम्र होगी, रंग काला था, ऊपर से काला सूट पहने हुआ था। रामानुज को शपथ दिलाई गई। उसने शपथ ली और अपने चश्मे के अंदर से पूरी अदालत पर सलसरी निगाह दौड़ाई। फिर उसकी नजरें रमेश पर ठहर गईं। वह चौंक पड़ा। उसके मुंह से निकला, तुम
यू बास्टर्ड। हाँ मैं, रमेश बोला। मेरा पहला सवाल यही है मिस्टर रामानुज कि क्या तुम मुझे जानते हो? अरे, अपनी सर्विस लाइफ में मैंने साला ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने हमारा ऐसा बेइज्जत किया कि हम भूल नहीं पाता आज भी, मिस्टर बास्टर्ड एडवोकेट। मिस्टर रामानुज, यह अदालत है, अपनी भाषा दुरुस्त रखें, न्यायाधीश ने रोका। ठीक सर, बरोबर ठीक बोलूंगा। गाली नहीं देने का, रमेश बोला। हाँ तो रामानुज, क्या तुम अदालत को बता सकते हो कि तुम मुझे कैसे जानते हो? यह आदमी 9 जनवरी को राजधानी में सफर कर रहा था। उस दिन हमारी ड्यूटी थी। मैं रेलवे का एम्प्लॉय हूँ और मेरी ड्यूटी राजधानी एक्सप्रेस में रहती है। टिकट चेक करते समय मैं इसकी सीट पर पहुंचा तो यह शख्स दारू पी रहा था। मेरे रोकने पर इसने पहले तो दारू का पैग मेरे मुंह पर मारा, उठकर मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मेरी सर्विस लाइफ में पहला थप्पड़ सर। मैंने टिकट मांगा तो दूसरा थप्पड़ पड़ा जी। मेरी सर्विस लाइफ का दूसरा थप्पड़ जी। मैं तो रो पड़ा। पैसेंजर लोगों ने मुझे इस बदमाश से बचाया। यह बोला, मैं एडवोकेट रमेश सक्सेना हूँ। कौन मेरे को दारू पीने से रोकेगा? कौन मुझसे टिकट मांगेगा? हमने यह बात अपने स्टाफ के लोगों को बताया। पुलिस का मदद लिया और बड़ौदा में इसको उतार कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मेरी सर्विस लाइफ का पहला और दूसरा थप्पड़, वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा मिलॉर्ड। इतना कहकर रामानुज चुप हो गया। योर ऑनर, रमेश ने कहा, यह बात नोट की जाए कि रामानुज ने मुझे बड़ौदा स्टेशन पर राजधानी से उतार दिया था। 9 जनवरी की रात राजधानी एक्सप्रेस बड़ौदा में 9:18 पर पहुंची थी। मेरे काबिल दोस्त राजदान को अगर कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, राजदान ने रमेश के अंदाज में कहा। रामानुज के बयानों से यह बात और भी साफ हो जाती है कि रमेश सक्सेना को बड़ौदा में उतारा गया और यह शख्स बड़ौदा से सीधा मुंबई आ पहुंचा। जाहिर है कि इसने बड़ी आसानी से अपनी जमानत करवा ली होगी या फिर पुलिस ने ही नशा उतरने पर इसे छोड़ दिया होगा। अंधेरे में तीर ना चलाइए राजान साहब, मेरा दूसरा गवाह बुलाया जाए। बड़ौदा रेलवे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर बलवंत आपके इन सब सवालों का जवाब दे देगा। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि बलवंत को अदालत में बुलाया जाए। अदालत ने इंस्पेक्टर बलवंत को तलब किया। इंस्पेक्टर बलवंत सिन्हा हाजिर हो। इंस्पेक्टर बलवंत, आप मुझे जानते हैं? ऑफ कोर्स, बलवंत ने उत्तर दिया। एडवोकेट रमेश सक्सेना। कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने आपको 9 जनवरी की रात लॉकअप में बंद किया था और रामानुज की रिपोर्ट पर आप पर मुकदमा कायम किया था। फिर अगले दिन आपको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आपको बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में 10 दिन की सजा दी। यह सजा इसलिए हुई क्योंकि आपने जुर्माना देने से इनकार कर दिया और ना ही अपनी जमानत करवाई। क्या आप बता सकते हैं मुझे सजा किस दिन हुई? 10 जनवरी को। यह बात भी नोट कर ली जाए योर ऑनर, 9 जनवरी को मुझे पुलिस ने कस्टडी में लिया और 10 जनवरी को मुझे 10 दिन की सजा हो गई। राजदान एकदम उठ खड़ा हुआ। हो सकता है योर ऑनर, सजा होने के बाद मुलजिम के किसी आदमी ने जमानत करवा ली हो और यह बात इंस्पेक्टर बलवंत की जानकारी में ना हो। यह भी हो सकता है कि आज तक जुर्माना भर दिया गया हो और मुलजिम सीधा मुंबई आ गया। अगर यह ट्रेन से आता तब भी 6-7 घंटे में बड़ौदा से मुंबई पहुंच सकता है। लगता है मेरे काबिल दोस्त या तो बौखलाकर उल जलूल बातें कर रहे हैं या फिर इन्हें कानून की जानकारी नहीं है, रमेश ने कहा। अगर मेरी जमानत होती या जुर्माने की राशि भर दी जाती तो पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, वहां पूरी रिपोर्ट लगा दी जाती है। रिपोर्ट लगने पर कोई जरूरी नहीं कि इंस्पेक्टर बलवंत को इसकी जानकारी हो। यह कोई ऐसा संगीन केस था ही नहीं। क्यों इंस्पेक्टर, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरी पक्की जमानत और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ही मैंने बयान दिया है। मगर यह एक संभ्रांत फेमस एडवोकेट का मामला ना होता तो मुझे याद भी ना रहता। मैं तो उनको रात को ही छोड़ देता, मगर रमेश सक्सेना ने पुलिस स्टेशन में भी अभद्रता दिखाई, मुझे सस्पेंड तक करा देने की धमकी दी। इसलिए मैंने इनका मामला अपनी पर्सनल डायरी में नोट कर लिया। इन्हें सजा हुई और ये पूरे 10 दिन जेल में बिताकर ही बाहर निकले। एनी क्वेश्चन मिस्टर राजदान? राजदान ने इंकार में सिर हिलाया और रुमाल से चेहरा साफ करता हुआ उठ बैठा। साथ ही उसने एक गिलास पानी भी मंगा लिया।
जिन लोगों के गले खुश्क हो गए हों वे अपने लिए पानी मंगा सकते हैं, क्योंकि अब जो गवाह अदालत में पेश किया जाने वाला है वह साबित करेगा कि मैंने पूरे 10 दिन बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जेल में बिताए हैं। मेरा अगला गवाह है बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जेल का जेलर कबीर गोस्वामी। इंस्पेक्टर विजय के चेहरे से भी हवाइयां उड़ने लगी थी। रमेश का अंतिम गवाह अदालत में पेश हो गया। मैं मुजरिम को इसलिए जानता हूँ क्योंकि यह शख्स जब मेरे जेल में लाया गया तो इसने पहली रात जेल में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके हंगामे के कारण जेल में अलार्म बजाया गया और तमाम रात हम सब परेशान रहे। मुझे जेल में दौरा करना पड़ गया। क्या आप पूरी घटना का ब्यौरा सुना सकते हैं? न्यायाधीश ने पूछा। क्यों नहीं, मुझे अब भी याद है कि यह वाकया 10 जनवरी की रात का है। सभी कैदी बैरकों में बंद हो चुके थे। रात के 10 बजे इसने ड्यूटी देने वाले एक सिपाही को किसी बहाने दरवाजे तक बुलाया और सींचों से बाहर हाथ निकालकर उसकी गर्दन दबोची और उसकी कमर से लटकने वाली चाबियों का गुच्छा छीन लिया। उसने उन्हीं चाबियों से कई बैरकों के ताले खोल डाले। कई सिपाहियों को मारा पीटा। सारी रात यह तमाशा चलता रहा। उसके बाद तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे मिलकर इतना मारा कि मैं कई दिन तक जेल के अंदर लुंज पुंज हालत में घिसटता रहा। मुझे जेल की तनाई में ही बंद रखा गया। यह तो होना ही था। 10 जनवरी की रात तुमने जो धमाचौकड़ी मचाई उसका दंड तुम्हें मिलना ही था। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं यही साबित करना चाहता था कि 10 जनवरी की रात मैं मर्डर स्पॉट पर नहीं, बड़ौदा जेल में था। जेल का पूरा स्टाफ और सैकड़ों कैदी मेरा नाटक मुफ्त में देख रहे थे। वहां भी मेरे फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। कत्ल करने वाले हथियार भी हैं। अब यह फैसला आपको करना है कि मैं उस समय कानून की कस्टडी में था या मौका वारदात पर। अदालत में सन्नाटा छा गया। यह झूठ है, राजदान चीखा। तीनों गवाह इस शख्स से मिले हुए हैं, यह जेलर भी। शट अप, जेलर ने राजदान को डांट दिया। मेरी सर्विस बुक में बैड एंट्री करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैंने जो कहा है वह अक्षरशः सत्य है और प्रामाणिक है। ओके, नाउ यू कैन गो, राजदान ने कहा और धम से अपनी सीट पर बैठ गया। कानून की किताब में यह फैसला और मुकदमा ऐतिहासिक है। मुलजिम रमेश सक्सेना पर ताजिरात हिंद जेर दफा 302 का मुकदमा अदालत में चलाया गया। मकतूल जनार्दन नागरेड्डी का कत्ल मुलजिम के हाथों हुआ, पुलिस ने साबित किया। लेकिन रमेश सक्सेना उस रात कानून की हिरासत में पाया गया। इसलिए यह तथ्य साबित करता है कि 10 जनवरी की रात रमेश सक्सेना घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। जो शख्स कानून की हिरासत में है वह उस वक्त दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। इसलिए यह अदालत रमेश सक्सेना को बाइज्जत रिहा करती है। अदालत उठ गई। ऐसा हड़कंप मचा कि रमेश की हथकड़ियां खोल दी गई। जब तक वह अदालत की दर्शक दीर्घा में पहुंचा, उसे वहां पत्रकारों ने घेर लिया। बहुत से लोग रमेश की ऑटोग्राफ लेने उमड़ पड़े। नहीं, मैं ऑटोग्राफ देने वाला शख्सियत नहीं हूँ। मैं एक मुलजिम हूँ जिसने कानून के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। यह अलग बात है कि जिसे मैंने मारा वह कानून की पकड़ से सुरक्षित रहने वाला अपराधी था। उसे कोई कानून सजा नहीं दे सकता था। अब एक बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि मैं सरेआम कत्ल करके बरी हुआ हूँ और यही कानून की मजबूरी है। उसके पास ऐसी ताकत नहीं जो हम जैसे चतुर मुजरिमों या जेएन जैसे पाखंडी लोगों को सजा दे सके। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। अदालत से बाहर निकलते समय रमेश की मुलाकात विजय से हो गई। हेलो इंस्पेक्टर, जंग का नतीजा पसंद आया? नतीजा कुछ भी हो दोस्त, मगर मैंने अभी हार नहीं कबूल की है। अब क्या करोगे? मुकदमा तो खत्म हो चुका, हम छूट गए। मैंने जिस अपराधी को पकड़ा है वह अपराधी ही होता है, उसे सजा मिलती ही है। मैंने अपनी पुलिसिया जिंदगी में कभी कोई केस नहीं हारा। मुश्किल तो यही है कि मैं भी कभी नहीं हारा, तब भला अपना केस कैसे हार जाता? उस रात मौका वारदात पर तुम थे और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मालूम ना कर लूं यह सब कैसे हुआ। छोड़ो, यह बताओ शादी कब रचा रहे हो? विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे बढ़कर जीप में सवार हो गया। शंकर नागारेड्डी शाम के 6 बजे रमेश की फ्लैट पर आ पहुंचा। रमेश उसका इंतजार कर रहा था। बाकी की रकम सोफे पर बैठने के बाद शंकर ने कहा, एक बार फिर आपको मुबारकबाद देना है। रकम गिन लीजिए। ऐसे धंधों में रकम गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। रमेश ने ब्रीफ केस एक तरफ रख दिया। आज के अखबार में आपके कारनामे
से रंगे पड़े हैं। मेरे मन में एक सवाल अभी भी कुलबुला रहा है। वो क्या? यही कि तुमने यह कत्ल मेरे हाथों से क्यों करवाया और तुम्हें इससे क्या मिला? आपके हाथों कत्ल तो इसलिए करवाया क्योंकि आप ही यह नतीजा सामने ला सकते थे। आपकी जेएन से ठन गई थी और लोगों को सहज ही यकीन आ जाता कि आपके जेएन का बदला लेने के लिए मार डाला। रहा इस बात का सवाल कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब देने में मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। शंकर थोड़ा रुककर बोला, यह तो सारी दुनिया जानती है कि जेएन को लोग ब्रह्मचारी मानते थे। उसने शादी नहीं की, लिहाजा उसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस भी नहीं था। लोग समझते थे कि उसने समाज सेवा के लिए अपने को समर्पित किया है, लेकिन हकीकत में वह कुछ और ही था। उसके कई औरतों से नाजायज संबंध रहे होंगे, यही ना? इसके अलावा उसने एक लड़की की इज्जत लूटने के लिए उससे शादी भी की थी। यह शादी उसने एक प्रपंच के तौर पर रची और उस लड़की को कई वर्षों तक इस्तेमाल करता रहा। वे अपने को जेएन की पत्नी समझती रही। फिर जब जेएन का उससे मन भर गया तो उस लड़की को छोड़कर भाग गया। अपनी तरफ से उसने फर्जी शादी के सारे सबूत नष्ट कर दिए। जेएन उस समय आवारागर्दी करता था और लड़की गर्भवती थी। लड़की मां बन गई, उसका एक लड़का हुआ। बाद में जब जेएन राजनीति में उतरकर अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया तो उसकी पत्नी ने अपना हक मांगा। जेएन ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे मरवा डाला, किंतु वह उसके पुत्र को ना मार पाया और पुत्र के पास उसके खिलाफ सारे सबूत थे। या यूं समझिए कि सबूत इकट्ठा करने में उसने कई साल बिता दिए। तब उसने बदला लेने की ठान ली। उसने अपना एक भरोसे का आदमी जेएन के दरबार में पहुंचा दिया और जेएन से तुम टकरा गए और मेरा काम आसान हो गया। यानी कि तुम जेएन की अवैध संतान हो। अवैध नहीं, वैध संतान, क्योंकि अब मैं उसकी पूरी संपत्ति का वारिस हूँ, उसकी अरबों की जायदाद का मालिक। मैं साबित करूंगा कि मैं उसका बेटा हूँ। उसे मेरी माँ को मार डाला था, मैंने उसे मार डाला और अब मेरे पास बेशुमार दौलत होगी। यह बात अब मेरी समझ में आ गई कि तुमने जेएन को माया देवी के फ्लैट पर पहुंचने के लिए किस तरह विवश किया होगा। तुम्हारा आदमी, जो कि जेएन का करीबी था, यकीनन इतना करीबी कि मर्डर की तारीख 10 जनवरी को आसानी से जेएन को मेरे बताए स्थान पर भेजने में कामयाब हो गया। हाँ, तुमने बीच में मुझे फोन किया था और बताया कि जेएन की सुरक्षा व्यवस्था इंस्पेक्टर विजय के हाथों में है। उससे बचकर जेएन का कत्ल करना लगभग असंभव है। तब मैंने तुमसे कहा कि इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो तुम जहाँ चाहोगे, जेएन खुद ही अपनी सुरक्षा तोड़कर पहुंच जाएगा। और यही हुआ। जेएन उस रात वहां पहुंचा जहाँ तुमने उसे कत्ल करना था। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह शख्स और कोई नहीं, सिर्फ माया दास है। हम दोनों इस गेम में बराबर के साझीदार हैं। अंदर के मामलों को ठीक करना उसी का काम था। अगर मायादास हमारी मदद ना करता तो तुम हरगिज अपने काम में कामयाब नहीं हो सकते थे। एक आखिरी सवाल पूछो, तुम्हें यह कैसे पता लगा कि 25 लाख की रकम हासिल करने के लिए मैं यह सब कर गुजरूंगा? यह बात मुझे पता चल गई कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है और वह तुम्हें बहुत और तुम उसे बहुत चाहते हो। उसे दोबारा हासिल करने के लिए तुम्हें 25 लाख की जरूरत है। बस मैंने यह रकम अरेंज कर दी। और कोई सवाल? नहीं, अब तुम जा सकते हो। हमारा बिजनेस यहीं पर खत्म होता है और दुनिया को कभी ये ना मालूम होने पाए कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध था। शंकर रमेश को रुपया देकर चलता बना। अब रमेश सोच रहा था कि इस पूरे खेल में मायादास ने एक बड़ी भूमिका अदा की और हमेशा पर्दे के पीछे रहा। मायादास ने ही जेएन को मर्डर स्पॉट पर बिना किसी सुरक्षा के भेज दिया था। मायादास का ध्यान आते ही रमेश को याद आया कि किस तरह इसी मायादास ने उसकी पत्नी सीमा को उसके फ्लैट पर नंगा कर दिया था। उसकी इसी हरकत ने सीमा को उससे जुदा कर डाला। सजा तो मुझे मायादास को ही देनी चाहिए, रमेश बड़बड़ाया, मगर अभी नहीं। अभी तो सिर्फ मुझे एक काम करना है, एक काम, सीमा की वापसी। सीमा का ध्यान आते ही वह बीती यादों में खो गया। अब मैं तुम्हें 25 लाख भी दूंगा सीमा। मैं आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं जानता हूँ तुम भी बेकरारी से मेरा इंतजार कर रही होंगी। रमेश उठ खड़ा हुआ। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो, अंतिम वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।